Hello dear students, welcome back to the prestigious digital platform of MGCI. This is देवेंद्र सिंह चौहान welcoming you to this session. Dear students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर बैच में क्लास 12th एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वाला जो अगर हम लोग देखें तो इससे पहला जो पर्टिकुलर लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसके अंदर हम लोग उसी पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि हम लोगों ने पिछले में डिस्कस किया उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो सर ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमंस कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल बोले सर एक मेल और एक दो लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने का जो स्टडी प्लान हमारा है वो कुछ इस तरीके का है कि सर सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कंक्लूसिवली देखेंगे सर मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, और फिर ये जो गैमेट है मेल गैमेट इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सर फिर उसके बाद में यहाँ पे जाइगोट बनकर एक कंप्लीट डेवलपमेंट होकर आखिरी में पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन के आया। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा चैप्टर का स्टडी प्लान है के थ्रू हम लोग ये समझेंगे सर ह्यूमन जो है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और क्या क्या बेसिक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं, का क्या मतलब है, उनका क्या सेंस है, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, लोगों का आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, टाइटल में एक वर्ड आ रहा है बेटा सिस्टम। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पर जो सिस्टम लिखा है सिस्टम का मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है सर, कि सर एक से ज्यादा ऑर्गन्स, एक से ज्यादा जो ऑर्गन्स है वो एक साथ मिल करके, ठीक है कि सर एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ में मिल करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है सर, जैसे कि इंसानों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम ये रहेगा कि सर इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स रहेंगे, ये ऑर्गन्स सभी एक साथ में मिलकर के काम करेंगे और उनका मेन फंक्शन है मेल रिप्रोडक्शन, है ना, कि सर मेल की बॉडी में गैमेट बनाना, उस गैमेट को ट्रांसफर करना, उस गैमेट को स्टोर करना। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके कई सारे फंक्शन आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर जो पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है सर, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कि सर व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये थोड़ा सा अभी दिमाग में आ गया है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है कि सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा सोचो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है सर गैमेट का फॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके अगर हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व करें, फंक्शन नंबर 1 में आ जाता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फंक्शन नंबर 1 में क्या आ जाएगा? फंक्शन नंबर 1 में आ जाएगा सर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, कि मेल की बॉडी में गैमेट बनने चाहिए, मेल की बॉडी में क्या बनना चाहिए? गैमेट बनना चाहिए। और ये काम किसका है? मेल। ठीक है, गैमेट का मतलब यहाँ पर स्पर्म है। गैमेट का मतलब यहाँ क्या है माय डियर? माय डियर यहाँ पे गैमेट का मतलब है स्पर्म। यहाँ पर गैमेट का मतलब होता है बेटा स्पर्म, की मेल की बॉडी के अंदर सर स्पर्म बनना चाहिए, मेल की बॉडी के अंदर सर स्पर्म बनना चाहिए। दिस इज द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि अब सर मेल की बॉडी में गैमेट तो बन गया, अब वो ऐसा तो नहीं होगा गैमेट जो है वो 24 आवर्स बॉडी से रिलीज होता रहता है, वो बॉडी के अंदर स्टोर तो होता होगा डेफिनेट। ठीक है सर, फंक्शन नंबर 2 आ जाता है फॉर पर्टिकुलर हमारा स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो सर फंक्शन नंबर 2 अगर हम लोग यहाँ पर देखें माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन नंबर 2 आ जाता है सर यहाँ पर स्टोरेज, कि सर यहाँ पर स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन। ठीक है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ व्हाट बेटा? स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है कि सर जो मेल गैमेट बना है उसका स्टोरेज, उसका जो पर्टिकुलर मैच्योरेशन है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेन जाता है नंबर 2। ठीक है, अब सर ठीक है ना, फॉर्मेशन भी हो गया है, मैच्योरेशन भी हो गया है, स्टोरेज भी हो गया। ठीक है, अब सर वो गैमेट बॉडी अंदर हमेशा स्टोर करने के लिए तो नहीं बना है, एक्चुअल में उससे यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ द पर्टिकुलर गैमेट नीड बी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, कि बॉडी से ट्रांसफर करना उसको पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी से उसको अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो सर कोई ना कोई हमको यहाँ पे कंडक्टिंग समझ रहे हो, कंडक्टिंग मतलब सर जो उसको ट्रांसफर करे, ऐसे कुछ पाइपलाइन वगैरह लगेगी, ठीक है। तो नंबर 3 पे जो पर्टिकुलर फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है बेटा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मेल गैमेट है, जो पर्टिकुलर स्पर्म बना है, इसका ट्रांसफर करना, वो पर्टिकुलर ट्रांसफर करने वाले ऑर्गन्स भी इस पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो फंक्शन नंबर 3 आ जाता है बेटा, नंबर 3 आ जाता है बेटा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फंक्शन नंबर 3 आ जाता है सर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, फंक्शन नंबर 3 आ जाएगा सर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, कि सर किसी तरीके से इस पर्टिकुलर मेल गैमेट का क्या हो बेटा, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, इसका फंक्शन नंबर है कि सर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट क्या है, इसका फंक्शन नंबर 3 है, ठीक है। ये 3 मेन फंक्शंस है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। और ये सभी फंक्शंस जो है ये यहाँ पर कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस की बात, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की बात करूं, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है ना, ये करता है भैया टेस्टिस, है ये होता है बेटा टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये टेस्टिस, व्हाट आर टेस्टिस सर, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गन्स हैं एक्चुअल में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो सर ये टेस्टिस काम करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज कहाँ होता है, तो स्टोरेज के लिए आप लोग एक ऑर्गन याद रखिएगा, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, कि सर स्टोरेज जो होगा वो एपिडिडाइमिस में होगा, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है बेटा। अगर हम लोग ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर के लिए बेटा यहां पर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ट्रांसफर के लिए यहां पर कौन होता है, ट्रांसफर के लिए यहां पर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। व्हाट आर दे, कि सर दीज आर एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सर ये सभी क्या है, ये सभी मिला बनकर के बनाते हैं सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये इतने सारे ऑर्गन्स यहाँ पर हैं। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में मेरा अभी मेन सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि आपको ये समझ में आ जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसका मेन काम क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखें, एनसीईआरटी को समझने की करें, तो एनसीईआरटी के अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि भैया एक्सरसाइज 2.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। अब ये क्या चीज आ गई सर, ये नया टॉपिक क्या आ गया है सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पेल्विस रीजन क्या आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब जाकर के एनसीईआरटी के कुछ लाइंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा आपको कि भैया क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा कि सर द मेल, पास पास में लिख दें क्या गुरु जी, ठीक है, ठीक है। हमारा टॉपिक आ जाएगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है बेटा। दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहली बात जो आपके दिमाग वो है इसकी लोकेशन, ठीक है, कि सर वेयर इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, वेयर इज दिस पर्टिकुलर पार्ट लोकेटेड, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बताऊंगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी लोकेशन जो है वो आती है बेटा कि सर इट इज लोकेटेड, कि सर इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, कि सर इट इज लोकेटेड इन पेल्विस। अब सर ये पेल्विस रीजन क्या है, ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहाँ है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है, पेल्विस रीजन, ठीक है। देखिए बेटा सुनिए, है ना, अगर हम लोग अपनी बॉडी के स्केलेटन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ये कॉलर बोन वगैरह ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और सेम जिस तरीके से हाथ और ये गर्दन यहाँ जुड़े हुए हैं, सेम उसी तरीके से सर यहाँ पे कमर के पास में भी एक गर्डल होता है, ठीक है। इस गर्डल को हम लोग बोलते हैं बेटा पेल्विक गर्डल, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा है बट फिर भी ये जो पर्टिकुलर गर्डल है, इस गर्डल को हम लोग बोलेंगे पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल के आसपास का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा वो इसी रीजन में सिचुएटेड रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी रीजन में सिचुएटेड रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी रीजन में सिचुएटेड रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी रीजन में सिचुएटेड रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी रीजन में सिचुएटेड रहता है, मेल पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन
रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सर सिस्टम अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं तो इसके अंदर सर ऑर्गन्स है। सिस्टम का मतलब अभी बताया था मैंने आप लोगों को, सिस्टम बोले तो क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये पर्टिकुलर क्या इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स जो है उसको मैं अभी 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 क्लियर मैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सर ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल कर देते हैं बेटा। ऑर्गन जो है सर यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है सर, जो कैटेगरी नंबर 1 है, सर जो कैटेगरी नंबर 1 है उसको ऐसे लिखेंगे, कैटेगरी नंबर 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 जो है बेटा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली कैटेगरी का आ जाएंगे हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या है कि सर ये जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे दो तीन प्रकार के मतलब बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, पर इसमें से एक ऑर्गन ऐसा रहता है जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। सर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं? बेटा वो ऑर्गन जो कि गैमेट फॉर्मेशन करे, जो कि हमारा फंक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट करे, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, बोलो तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ऑर्गन में होता है, उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है प्रभु? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले तो सर दी ऑर्गन की सर दी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर कि सर दी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जिस ऑर्गन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता हो तो हम लोग बोलेंगे गुरु, क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जैसे गैमेट बोले तो ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो हम लोग इसको लिख देंगे स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर गैमेट क्या है? यहाँ पर गैमेट है गुरुजी स्पर्म, SPERM। ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो उस पर्टिकुलर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बेटा टेस्टिस। क्या होता है? उस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है बेटा। ठीक है, तो सर ये जो पर्टिकुलर टेस्टिस है इसको बोला जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसका मेन फंक्शन क्या है? अच्छा, इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप बस अपने दिमाग में इतना याद रखिएगा, चाहे वो फीमेल में हो या मेल में, जो टर्मिनोलॉजी है ना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका मतलब ही ये है बेटा। ठीक है, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो सर पहले तो पहली कैटेगरी हो गई प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नंबर 2 कैटेगरी में आ जाते हैं बेटा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नंबर 2 कैटेगरी में आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब प्रभु ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? व्हाट आर दी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ठीक है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट में अगर आप लोगों को बताऊं तो एसेसरी जो पर्टिकुलर वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर दिए यहाँ पर है ना, कि सर ये एसेसरी का मतलब क्या होता है? एसेसरी में आप बस इसको ऐसा मान लो सपोर्टिव। एसेसरी का मतलब आप क्या मान लो यहाँ पर? सपोर्टिव। ठीक है, कि सर जो पर्टिकुलरली हमारे मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये लोग असिस्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ठीक है, जैसे मेल ने क्या किया, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने स्पर्म बना दिया। क्या बना दिया बेटा? स्पर्म। अब इस स्पर्म को स्टोर करना है, इस स्पर्म को मैच्योर करना है, उसके अलावा इस स्पर्म को ट्रांसफर करना है, वो सब काम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं। ठीक है, तो सर ये जो पर्टिकुलर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके मेन काम क्या होते हैं? इनके मेन काम होते हैं कि सर ये पर्टिकुलर स्पर्म को ट्रांसफर कर दे रहे हैं या बॉडी से बाहर ट्रांसफर करना तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेंगे। अगर सर उस पर्टिकुलर मेल गैमेट बोले तो स्पर्म को स्टोर करना है, वो स्टोरेज का काम कौन करेगा? तो वो स्टोरेज का काम भी भैया हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेंगे। ठीक है, तो सर ये जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये किस पे ध्यान देते हैं? है ना, तो बेटा ये ध्यान देते हैं स्टोरेज एंड कंडक्शन, या फिर स्टोरेज है ना, स्टोरेज प्लस ट्रांसफर, स्टोरेज प्लस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, स्टोरेज प्लस ट्रांसफर ऑफ व्हाट बेटा? स्टोरेज प्लस ट्रांसफर ऑफ दी मेल गैमेट। ये चीज इसको अपने को याद रखना है।
ठीक है, ये है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो सर ये जो दो कैटेगरीज में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को डिवाइड किया है, वो है हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे होंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो एक एग्जाम्पल अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि सर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो एग्जाम्पल के नाम पे आ जाएंगे बेटा हमारे कई सारे डक्ट्स, ठीक है ना। सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ डक्ट्स, ठीक है, DUCTS, डक्ट्स जो है वो कहलाएंगे आपके एसेसरी पार्ट्स, ठीक है ना। डक्ट्स हो जाएंगे। एक और मैं एक और लिख देते हैं सर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन सा जेनिटेलिया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सर ये क्या चीज है? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ पढ़ा दूंगा, सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो सर ये हो गया हमारा यहाँ पर ना एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नंबर 2, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है, कि सर डक्ट्स हो गए हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया है ना। ये हो गए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रोल, कि सर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा ताक झाक अगर हम लोग करें, अब समझ आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विस रीजन लोकेटेड है सर, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की सेकंड लाइन में लिख दिया यहाँ पर कि टेस्टिस के क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टेस्टिस दो होंगे, ये अपने को याद रखना है। बाद में अलोंग विथ, उसके साथ साथ अलोंग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट मतलब पाइपलाइन होता है, मैं समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सर डक्ट्स होते हैं सर, फिर उसके बाद में सर यहाँ पर है ना ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। अब इसके बाद में अगले लाइन क्या आती है? इसके बाद में अगली लाइन आती है कि सर टेस्टिस आर सिचुएटेड, मतलब अब एनसीईआरटी ने टेस्टिस, स्पेसिफिकली टेस्टिस के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बैक ऑन आते हैं, यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि सर अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, टेस्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे एक तकिया कलाम यूज करते हैं, तकिया कलाम आप सुनते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेस्टिस के लिए तकिया कलाम यूज करें तो सर वो क्या तकिया कलाम होगा? बेटा बहुत सिंपल, क्या? दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले सबसे बेस्ट तकिया कलाम है टेस्टिस की, ठीक है। ये कैसा ऑर्गन है भैया? ये भैया है द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ये है सर हमारे द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है सर हमारे द प्राइमरी। टेस्टिस क्या है? ये है सर हमारे द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस है सर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इनका काम है स्पर्म फॉर्मेशन, इनका काम क्या है? इनका काम होता है सर स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी यूं बोलती है, एनसीईआरटी यूं बोलती है कि सर जो टेस्टिस होते हैं वो मेल की बॉडी के बाहर प्रेजेंट, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोलती है कि सर जो टेस्ट होते हैं वो मेल की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बट उसकी कहानी है, कहानी सुनिएगा गौर से, ठीक है, कहानी है, गौर से सुनिएगा। तो टेस्टिस जो है सर दे आर टू इन नंबर, टू इन, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में कितने टेस्टिस होते हैं? दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना, टू इन नंबर, ये चीज अपने को याद रखनी है सर, टू इन नंबर होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि बेटा एक्चुअल में टेस्टिस का ओरिजिन, कि सर टेस्टिस कहाँ डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो सर ये जो पर्टिकुलर कि सर दीज प्राइमरी ऑर्गन्स, कि सर ऑर्गन्स डेवलप्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, कि सर ये जो ऑर्गन्स हैं दीज ऑर्गन्स डेवलप्स, these organs develops in the develops in the develops in the abdominal, ध्यान से सुनिए, develops in the abdominal, develops in the abdominal cavity, develops in the abdominal, develops in the abdominal now develops in the abdominal cavity ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कि सर एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में, एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में उसके जो पर्टिकुलर टेस्टिस है वो कहाँ डेवलप होते हैं? उसकी एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ डेवलप होते हैं बेटा? उसकी एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। बट जस्ट बिफोर दी पार्चुरेशन, है ना, पर्सन, है ना, बट सर, बट लेकिन सर, बट जस्ट बिफोर पार्चुरेशन, एक पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्सन लिखना सही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ अ चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पर्सन की जगह क्या लिख देते हैं? पर्सन के ऑफ ए चाइल्ड लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ ए
ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। बट सर, बट जस्ट बिफोर दी पार्चुरेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर बच्चा है, एक पर्टिकुलर लड़का है, वो जब अपनी मदर की बॉडी में था तब उसकी बॉडी में यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस बन गए सर, बहुत बढ़िया। पर सर जब वो बच्चा मदर की बॉडी से बाहर आने ही वाला था, डिलीवरी वाली थी, उस पर्टिकुलर डिलीवरी से थोड़ा समय पहले, जस्ट बिफोर, बट जस्ट बिफोर दी पार्चुरेशन, बट जस्ट बिफोर दी पार्चुरेशन, जस्ट बिफोर दी पार्चुरेशन, but just before the parturition, but just before the parturition, ये जो पर्टिकुलर टेस्टिस है दे फॉल्स आउट, ठीक है। just before the parturition, just before the parturition testis comes out, testis comes out into a मस्कुलर पाउच, किसमें बेटा, एक मस्कुलर पाउच में आ जाते हैं, comes out into a muscular pouch, POUCH, UCH, एक मस्कुलर पाउच में, into मस्कुलर पाउच, एक मस्कुलर पाउच में बाहर आ जाते हैं। और यही जो मस्कुलर पाउच है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, SCROT, ठीक है। कि सर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो बॉडी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर सर वो पर्टिकुलर टेस्टिस डेवलप होते हैं। पर सर जैसे ही वो बच्चा अपनी मदर की बॉडी से बाहर आने वाला होता है, उस समय क्या होता है, वो टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर निकल करके स्क्रोटम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वाई इज। एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर ब्रेन है हमारा, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है। जो हार्ट है हमारा, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। इसको कितनी प्रोटेक्शन में रखा गया है, रिप केज है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे प्रॉपर रिप केज होता है, ठीक है। इस रिप केज के जस्ट बीच में हार्ट है, जो पर्टिकुलर स्कल है, इस स्कल के यहाँ पे, स्कल के अंदर इतना सेंसिटिव ब्रेन रखा हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इनकी रक्षा जरूरी है। तो उसी तरीके से सर टेस्टिस भी, तो सर टेस्टिस के अंदर भी सर स्पर्म बनता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर उसको बॉडी के बाहर क्यों निकाल दिया गया, सर वो तो बॉडी के अंदर ही बना था ना सर। अब अगर मैं अपने दिमाग को यहाँ से ढक्कन खोल के ऐसे बिल्कुल बाहर रख करके घूमूं, तो सर वो तो खतरा है ना सर। कोई भी पर्टिकुलर उसको अगर थोड़ा सा झटका भी लगा तो सर मेरे को तो आई विल बी डेड, मर जाऊंगा मैं। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों है कि टेस्टिस जो वो बॉडी से बाहर आ गए, एक बहुत बड़ा रीजन, का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सर इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि सर स्क्रोटम जो है ना, स्क्रोटम जो है उसके अंदर क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊं हल्का सा, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलर स्क्रोटम है, ठीक है। मान लीजिए कि सर ये पर्टिकुलर स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम है सर, है ना। स्क्रोटम के अंदर सर ये टेस्टिस रखे, स्क्रोटम के अंदर ये क्या रखे बेटा, टेस्टिस रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर सर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि सर ये भाई साहब ये जो पाउच है बाहर वाला, ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर ये जो पर्टिकुलर टेस्टिस है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर, है ना, ये बॉडी के बाहर अभी, है ना, एज एन पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सर इन टेस्टिस, इन टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस, इन टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाँ, इन टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इन टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स, ठीक है, रिक्वायर्स, ठीक है, इसको जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है बेटा, इन टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स व्हाट, रिक्वायर्स 2 to 2.5, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेस देन, लेस देन, लेस देन टेम्परेचर, लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि यार भाई मेरे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से मेरे पर्टिकुलर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़िया अमाउंट हो, बहुत अच्छे से हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर स्पर्म के फॉर्मेशन को कम से कम कितना, कम से कम कितना, कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, कहने का मतलब 35 के आसपास, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर टेस्टिस को कहां भेज दिया जाता है बेटा,
स्क्रोटम में, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल कैसेट की तरह फिट बैठ गई है कि सर ये जो पर्टिकुलर है कि सर इन टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स 5 डिग्री टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये उसको कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है ना। कहाँ मिलता है ये, उसको कहाँ मिलता है कि सर ना, देयरफॉर 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 स्क्रोटम SCROTM, ठीक है। फिर इस हिसाब से सर जो पर्टिकुलर स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम का फंक्शन क्या करता है सर। अच्छा, मैं अपने अपने हिसाब से लिख रहा हूँ इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, आप अपने दिमाग में मंथन कीजिए क्या ये स्टेट ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि सर स्क्रोटम प्रोवाइड्स, स्क्रोटम क्या करता है, प्रोवाइड्स एंड मेंटेन, ठीक है, प्रोवाइड्स प्लस मेंटेन्स, प्रोवाइड प्लस मेंटेन्स द appropriate temperature, provides and maintains the appropriate temperature, provides and maintains appropriate temperature for sperm formation, ठीक है, for sperm formation, एग्जैक्टली, ठीक है। कि सर ये पर्टिकुलर स्क्रोटम का काम है, स्क्रोटम का काम क्या है कि ये भाई साहब जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ में मेंटेन भी करते हैं। मेन बात तो ये है ना। आपने कभी भी अगर हम लोग बात करें तो सर आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से स्क्रोटम जो है ना वो बॉडी से क्लोज या फिर उससे दूर मूवमेंट भी करता है। जैसे कि नॉर्मली जब कोल्ड टाइम्स रहते हैं तो आसपास है ना टेम्परेचर कम रहता है, तो उस समय जो पर्टिकुलर टेस्टिस रहते हैं ना, है ना, उनको वो स्क्रोटम ऐसे कॉन्टेक्ट बॉडी के पास ले जाता है, तो मेंटेन कर लिया, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम था, ठीक है, आसपास टेम्परेचर कम था, बॉडी में हीट है अभी भी, ठीक है, तो सर स्क्रोटम पास में चला, ठीक है। और सर जब है ना, जब ना बहुत ज्यादा हीट रहती है, बहुत ज्यादा हीट रहती है ना, गर्मियों के मौसम रहता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो पर्टिकुलर टेस्टिस है ना वो बॉडी से दूर दूर चले जाते हैं, के द्वारा, स्क्रोटम के द्वारा, स्क्रोटम की जो वॉल्स है वो लूज हो जाती है, ठीक है, तो वो बॉडी से दूर लेकर के चले जाती है, क्योंकि पहले ही आसपास बहुत ज्यादा हीट है और बॉडी के अंदर से भी बहुत 37.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसलिए बॉडी से दूर ले जाती है। पर सर जब बाहर ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो अब वो टेस्टिस को ऐसा टेस्टिस जो है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं चाहिए, खाली 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसलिए वो बॉडी के कहाँ आ जाता है बेटा, पास में आ जाता है, ताकि सर वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। समझ में आ रहा है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि टेम्परेचर प्रोवाइड करना और मेंटेन करना दोनों किसका काम है, स्क्रोटम का काम है, दोनों किसका काम है बेटा, स्क्रोटम का काम, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, इधर आ जाइए आप, एनसीईआरटी की लैंग्वेज की हम लोग बात कर लेते हैं। ये रही कि सर टेस्टिस जो है सिचुएटेड आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि बना कहाँ था, एब्डोमिनल कैविटी वो बना है सर, पर वो एक्चुअल में कहाँ है अभी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, के अंदर विद इन ए पाउच कॉल्ड, उस पाउच को मैं क्या बोलूंगा, स्क्रोटम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सर द स्क्रोटम, की सर स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग, देखा बहुत सही लेटर है बेटा, बहुत सही लेटर है, मेंटेन करना, मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, बोले तो कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि होता है 37.3 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट क्या है कि सर नेसेसरी, ये जरूरी है, किस लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी वाले बड़े टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, पर अपने को टेक्निकल वर्ड तो पता है, स्पर्म का फॉर्मेशन ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बढ़िया। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, अब ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे आ गया है, हम लोगों ने अभी टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक स्क्रोटम के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसके अगले पॉइंट में, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो बेटा के बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम, एक फोटो बनाने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम कहीं का होगा, वो डायग्राम होगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, about the structure of tests। देखो बेटा
एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, अगर एक पर्टिकुलर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है, बट उसको है ना जनरली एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम ना दिया हुआ है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को। तो कंफ्यूज नहीं करना है, उसका सिंपल डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और एक ही बार में वो डायग्राम आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, ओवल शेप है। कैसा है बेटा? ओवल शेप। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि सर ये ओवल शेप्ड होता है। सर कैसा होता है? सर ये ओवल शेप्ड होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि भाई साहब जो है सर ये ओवल शेप्ड है। सर ओवल शेप ये रहता है। ठीक है, ओवल शेप होने के बाद अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखें तो बेटा ये जो पर्टिकुलर टेस्टिस होता है ना, इंटरनली टेस्टिस से कुछ लेयर्स हम लोग लेकर के आएंगे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है ना, कि सर यहाँ से कुछ पर्टिकुलर लेयर है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लेयर है वो क्या कर रही है, इस टेस्टिस को इंटरनली कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर लेयर है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो खांचे आप लोगों को दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट दी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको मैं क्या बोलूंगा? इनको मैं बोलूंगा बेटा टेस्टिकुलर। सुनिएगा गौर से, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। LOBULES। लोब्यूल्स का मतलब होता है अलग अलग रूम्स बन गए कि नहीं बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने, 4 5 6 7 8। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से, और ये जो बीच में जो दीवार आ रही है इसको आप लोग सेप्टम बोल सकते हो कि सर ये जो सेप्टम है इसने इस टेस्टिस को इंटरनली ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो है ना, अगर हम लोग हर एक टेस्टिस की बात करें, ठीक है ना, तो सर अगर हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन लिखूंगा मैं, ठीक है, कि सर ईच टेस्टिस, नीचे की तरफ लिखेंगे तो ज्यादा सही है ना, कि सर ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल रहेंगे? 200 से 250। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और हम लोग उसको अभी 250 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो सर उसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, एनसीईआरटी में 250 मेंशन है, 250 याद करेंगे। ठीक है, सर इसके अंदर 250 ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें, माय डियर इधर आ जाइए। ठीक है, अगर हम लोग हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो उसके अंदर ऐसी एक ट्यूब रहती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छह। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स है देखो ये आपस में कनेक्टेड है। हम्म, ये ठीक है, तो यहां से ट्यूब्स आ रही हैं। ठीक है, यहां से क्या आ रही हैं? ट्यूब्स आ रही है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व करना है मेरी ये जो पर्टिकुलर मैं चीज बना रहा हूं ना, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में सर ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स यहाँ पर आ रही हैं, जो पर्टिकुलर ट्यूब्स यहाँ पर आ रही हैं, होता ये है कि सर ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स रहती है ना, आई कॉल देम एज, को बोलूंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है,
ये क्या है, इन ट्यूब्स को बोला जाता है बेटा सेमिनिफेरस, SEMI, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्स को बोला जाता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअल में ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स होती है, क्योंकि दीज आर दी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इनके अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन ना, कि सर हमको तो यूं बताया गया कि टेस्टिस के अंदर होता है, बिल्कुल टेस्टिस के अंदर होता है, पर टेस्टिस के अंदर भी कहाँ, इनके अंदर होता है। ठीक है, अब होता ये है कि सर ये पर्टिकुलर ट्यूब्स यहाँ पर आ रही हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हो ही रहा है कि सर ये देखिए ये ट्यूब यहाँ से आई, ठीक है ना, ये ट्यूब यहाँ से आई, ये पर्टिकुलर ट्यूब, ये पर्टिकुलर ट्यूब, ये पर्टिकुलर ट्यूब और ये पर्टिकुलर ट्यूब, ठीक है ना। अब ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स रहती है बेटा, ये यहाँ पर कनेक्ट होती है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और ये आकर के इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर 3 ट्यूब्स यहाँ से गई, कितनी ट्यूब्स गई हैं, यहाँ से ज्यादा नहीं बना पाए हम लोग, पर 3 गई हैं। ये जो पर्टिकुलर 3 ट्यूब्स यहाँ से गई है, ये 3 ट्यूब्स यहाँ से जब जाती हैं तो वो कुछ कुछ पर्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं बना करके सिर्फ 2 ही बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलर 2 स्ट्रक्चर्स बनती है, जैसे कि सर एक ये, ठीक है ना, और एक ये, ठीक है। तो सर ये जो 3 ट्यूब्स है, 3 ट्यूब से कितने ट्यूब्स बनी आगे जाकर के, 3 ट्यूब से सर कम ट्यूब्स बनी, मतलब बोले बोले तो सिर्फ सिर्फ 2 ही ट्यूब्स, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सर हर एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, हर एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कम से कम 1 से 3, कितनी बेटा, 1 से 3 ट्यूब्स पर लोब, ठीक है ना, 1 to 3 ट्यूब्स पर लोब्यूल, ठीक है। एक लॉब्यूल के अंदर कम से कम कितने, 1 से 3 टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये आ रही हैं सर यहाँ से, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलर आपने अपने लोब से बाहर निकल करके यहाँ पर कनेक्ट होती है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, जहां पर बहुत सारी सेमिनिफेरस आती हैं, और उस सिरे पर वो कम मतलब जैसे कि यहाँ से 3 जा रही तो उधर से देखो 2 ही निकली, ऐसा अगर मान लो 50 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जुड़ रही हैं, ठीक है, तो उधर से सर वो वो जो है ना उसको कंपोजिट बना देता है, इकट्ठा कर देता है, और कुछ स्मॉल नंबर में वहां से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा सर रेटे टेस्टिस, ठीक है। तो सर हम लोगों को इतना तो समझ में आया, हम लोगों को इतना तो समझ में आया, ये जो पर्टिकुलर रेटे टेस्टिस है, पर्टिकुलर रेटे टेस्टिस है, इतना तो समझ में आया। सर ये जो भाई साहब हमारे रेटे टेस्टिस हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर के जुड़ती हैं, और जो ट्यूब्यूल्स इससे निकलती हैं वो लेस इन नंबर रहती हैं, मतलब उनको वो कंपोजिट कर दे रहा है, ठीक है। अब सर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप लोगों को है कि सर ये माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज वासा एफरेंशिया। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया आगे जाकर के ये खुल जाता है सर हमारे एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस इस टेस्टिस के आसपास ऐसे लिपट जाता है, ध्यान से देखिए, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के आसपास ऐसे लिपट जाता है, ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर टेस्टिस के आसपास एपिडिडाइमिस ऐसे लिपटा, और इसके पीछे से निकलता हुआ बाहर निकलेगा, ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर एपिडिडाइमिस इस टेस्टिस के आसपास ऐसे लिपट गया सर, है ना। और ये पर्टिकुलर यहाँ से ये जो ट्यूब बनेगी ना, जो पर्टिकुलर ट्यूब बनेगी, जुड़ेगा नहीं, ये सब पीछे से निकल के आ रहा है, ये सब पीछे से निकल करके ऐसे चला जाए, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कि सर यहाँ से ये ट्यूब ऐसी आई और इसके पीछे से निकलती हुई ऊपर, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्यूब है माय डियर, ये जो पर्टिकुलर ट्यूब है, तो हम लोग बोलेंगे वास डिफेंस। क्या बोला जाएगा इसको, बोला जाएगा बेटा वास डिफेंस, FERENS, इस ट्यूब को बोला जाएगा सर, लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे वास डिफेंस। और सर ये जो पर्टिकुलर ट्यूब आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है बेटा, इसको हम लोग बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउटफुल कंडीशन के आप इसको बोल दीजिएगा एपिडिडाइमिस, ठीक है। क्योंकि सर इस पर्टिकुलर एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्पर्म का स्टोरेज होता है। और आप लोगों को यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स दिख रही हैं, जो पर्टिकुलर ट्यूब्स दिख रही हैं, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या कहलाती है, ओवल शेप को मिटा देते हैं, ठीक है, कि सर ये क्या कहलाती है, सर ये कहलाती है वासा एफरेंशिया, कहलाएगी बेटा, ये कहलाती है सर वासा एफरेंशिया कहला, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है सर। ये एक्चुअल में ऐसा होता है टेस्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर है ना, ये जो पर्टिकुलर लोब्स आपको दिख रहे टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, हर एक लॉब्यूल के अंदर कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं,
ये जो पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये निकलती हैं और आपस में जुड़ जाती है रेटे टेस्टिस में, ठीक है। और रेटे टेस्टिस से फिर कम ट्यूब्यूल्स निकलती है, और उन ट्यूब्यूल्स को हम लोग जो कि रेटे टेस्टिस से निकल रही है, उन ट्यूब्यूल्स को मैं बोलूंगा वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया आगे जाकर के किस जाती है बेटा, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस आगे जाकर के किसमें खुलती है, वास डिफरेंस। आई होप ये समझ में आ रहा है, आई होप ये समझ में आ रहा है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अगर आप उसके डायमेंशंस देखें तो देखो कि उसकी की सर लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ होती है सर सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं तो सर इन भाई साहब की जो पर्टिकुलर लेंथ और विड्थ अगर हम लोग देखें सर, लिख देते हैं, चलो हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर के यहाँ पर, ठीक है, कि सर यहाँ पे यहाँ से लेकर के पूरी की पूरी जो लेंथ है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई सर हमारी यहाँ पे 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इस विड्थ की बात करें, ठीक है ना, तो सर 2 से 2.5 सेंटीमीटर भाई साहब की क्या होती है, विड्थ होती है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर क्या होगी बेटा, है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, इसकी विड्थ होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया है, आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी को देखो सर इतनी विड्थ होती है ना। तो सर द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, टेस्टिस जो है यहाँ पर एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर रहता है। हर एक टेस्टिस के पास में हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, तो वो बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। हर एक टेस्टिस के अंदर हर एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर कम से कम कितने 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के खांचे, ठीक है। आप लोगों को तो कितने बताए गए, आप लोगों को बताया गया, आप लोगों को एक ये 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 बताया गया, ठीक है ना। तो कम से कम कितने इसके अंदर 6 हैं, और ओरिजिनल टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, है ना। अगली लाइन क्या आती है, अगली लाइन ये आ जाती है सर के इस लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल के अंदर, है ना, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसके अंदर होती है, कितनी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर होता है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर यहाँ प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोडक्शन लिख देते हैं, चलो ठीक है सर, इसके अंदर होता है स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है सर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये जो पर्टिकुलर खांचे, इन खांचों को क्या बोला जाता है, इन खांचों को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है ना। और सर इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितनी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है गुरुजी, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया बेटा। अगली लाइन में आ जाता है सर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आप लोग देखिए, ठीक है, कि सर ये देखिए ये क्या है, ये तो है सर टेस्टिस, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा सर टेस्ट, ठीक है ना। अभी जो पर्टिकुलर टेस्टिस ये जिस पाउच में रखे उस पाउच को क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये स्क्रोटम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हो ये रहा है, इसके अंदर ज्यादा आप लोगों को दिख तो नहीं पा रहा होगा, ठीक है, बट फिर भी स्ट्रक्चर देखिए, ये जो पर्टिकुलर ट्यूब आप लोगों को ऊपर की तरफ ये दिख रही है ना बेटा, ये ट्यूब जो दिख रही है, ये और कुछ नहीं, ये और कोई नहीं, ये और कुछ नहीं, ये और कोई नहीं, ये है एपिडिडाइमिस। क्या होती है, ये होती है बेटा एपिडिडाइमिस, ये ट्यूब क्या होती है, ये ट्यूब होती है बेटा एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में सर ये जो पर्टिकुलर ट्यूब है देखो, ये ऐसे निकल करके जा रही है ना बेटा, इस ट्यूब को देखो क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, इस ट्यूब क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, कि सर ये जो पर्टिकुलर ट्यूब है, जो ये जा रही है, ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब कहां से आई, ये पर्टिकुलर एपिडिडाइमिस यूं ऐसे फोल्ड होकर के जब पीछे से घूम के आई ना, ठीक है ना, तो वो है सर हमारी वास डिफरेंस, वही क्या है, वो है सर वास डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा रोल आ जाता है कि सर को सेमिनी बात करना है, ठीक है। तो बेटा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके बारे में सबसे पहली लाइन बताऊं क्या, पहली लाइन अगर हम लोग बताएं तो सर दीज आर दी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, साइट ऑफ व्हाट, कि सर दीज आर दी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, कि सर ये काहे की साइट है, दीज आर दी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, सर यहाँ पे होता है स्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना, तो सर कि सर ये जो पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है 1 2 3, हाँ, एक से कितनी, तीन ट्यूब्यूल्स
आर प्रेजेंट इन ईच, हर एक आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल की सर कम से कम कितनी, 1 से 3 जो पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कहां प्रेजेंट होती है, हमारे टेस्टिकुलर और लोब्यूल के अंदर। ठीक है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होगी, हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, दीज आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को जस्ट इमेजिन सेमिनिफेरस एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर, हाँ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेस्टिकुलर, ठीक है, अब एक मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एग्जांपल है। ठीक है, उसमें से मैंने तीनों जो पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको ऐसा पकड़ के ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये 3 ट्यूब्स आई। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये 3 पेन में ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये 3 पेन है। ठीक है, ये 3 पेन मेरे पास में है, तो ये तीनों ट्यूब्स ऐसे जुड़ी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर एक कैंची ली और इस कैंची से उस ट्यूब्स को ऐसे काट दिया। ठीक है, जब उन ट्यूब्स को हम लोगों ने ऐसे काट दिया और जब मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, प्रॉपर ऐसे देख रहा हूँ, एक बात बताओ, तुम ही बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, जब हम लोग उसको एक साइड से देख, क्या हम लोगों को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा, क्या हम लोगों को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ध्यान से बताना आप ही लोग। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर ट्यूब तो ऐसी गोल हो, ठीक है, दूसरी ट्यूब जो है सर वो भी ऐसी गोल हो, ठीक है, और सर तीसरी वो भी कैसी हो बेटा, ऐसी गोल हो। ठीक है, ये है हमारी क्या, दीज आर दी 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस बोलो तो ट्रांजिशनल सेक्शन ऐसा। ठीक है, और फिर देख रहा हूं ऐसा, समझ में आया क्या, ठीक है, तो ये है क्या, ये है सर हमारी 3 ट्यूब्यूल। जब आप ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे, ठीक है, जब आप ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी अंदर से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे कि सर अगर मान लेते हैं जो पर्टिकुलर बॉटल है हमारी, ये बॉटल एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने इसको ऐसे कट किया। ठीक है, अब मैं उसको जब ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब आप जब उसको इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, अब जब उसको इस तरीके से देख रहे हो तो सर इसकी अंदर की जो जितनी भी दीवारें हैं, इसकी जितनी दीवारें हैं, इन सभी दीवारों के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है ना, तो सर ये इंटरनली सेमिनिफेरस लाइन मतलब पूरी कवर हो रखी है के द्वारा, ठीक, बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स देखिएगा बेटा, विजुअलाइज करने की कोशिश, वो जो पर्टिकुलर सेल्स है वो कुछ इस तरीके की है, इज इंटरनली लाइन बाय फ्यू सेल्स। इंटरनली सर उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट थी, मीन प्रेजेंट हैं। ये कुछ इस तरीके की, ठीक है ना, आई होप विजुअलाइज किए हैं। ये इन सेल्स के न्यूक्लियस में आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये इन सेल्स के यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, वो बन गई, इसकी बात कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो इंटरनली वो जिस सेल से लाइन होती है, ठीक है ना, तो सर हम लोग यहाँ पे उसको ऐसे लेबल करके लिखेंगे कि सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन मतलब पूरी कवर्ड है। ठीक है, लाइंड बाय लाइन बाय जर्म सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स बेटा, जर्म सेल्स। ठीक है, कि सर इसकी दीवारों पे कौन सी सेल्स होती है, इसकी दीवारों पे होती है जर्म सेल। ठीक है, इसकी दीवारों पे कौन सी सेल्स होती है, इसकी दीवारों पे होती है बेटा जर्म सेल। ठीक है, तो सर ये सब क्या है, दीज सेल्स आर, ये सभी की सभी सेल्स कौन सी है, सभी की सभी सेल ना सर, ये सभी की सभी है वो हमारी कहलाती है जर्म सेल्स। ठीक है, अब जर्म सेल्स तो एक नाम हो गया है ना, जर्म सेल्स कहलाती है जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स के अलावा इसका एक नाम और है, तो हम लोग बोलते हैं माय डियर स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये है इसका दूसरा नाम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। एक नाम, एक, चलो ठीक है, आप लोगों के लिए एक और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ना। बोले तो सर और स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, कि सर इन सेल्स में क्या बनता है, इन सेल्स में बनते हैं सर स्पर्म। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसके अंदर, इसके अंदर जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर सेल्स और भी होती है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगुलर शेप सेल्स, ये देखो, ये रही एक, ये रही दूसरी ट्रायंगुलर शेप सेल,
और ये रही तीसरी ट्रायंगुलर शेप सेल, ठीक है। ये रही एक ट्रायंगुलर शेप सेल, ठीक है। ये रही दूसरी ट्रायंगुलर शेप सेल, ये रही हमारे यहाँ पर तीसरी ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये रही हमारी पहली ट्रायंगुलर शेप सेल, ये रही हमारी यहाँ पर दूसरी ट्रायंगुलर शेप सेल, ये रही हमारी यहाँ पर तीसरी ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर शेप सेल्स होती है बेटा, इन ट्रायंगुलर शेप सेल्स को बोला जाता है, इन ट्रायंगुलर शेप सेल्स को बोला जाता है भैया सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोलाई, सर्टोली सेल्स, ठीक है, तो बोला जाता है सर सर्टोली सेल्स, ठीक है। अच्छा, सर्टोली सेल्स जो है ना वो नर्स सेल भी बोली जाती है, सर्टोली सेल्स, या फिर उसको हम लोग और क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स और नर्स सेल, ठीक है। सर्टोली सेल्स और नर्स, NURSE, सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स, ठीक है। कि सर ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि सर ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स है, कि सर स्पर्म तो बन गया, अब स्पर्म अगर बन गया है तो स्पर्म को, उस स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, उस स्पर्म को क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और उस न्यूट्रिशन की डिमांड पूरी करेंगी सर्टोली सेल्स। डिमांड कौन पूरी करेगा? सर्टोली सेल। ये याद रखना, थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल जो है ये न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी करती है किसकी? स्पर्म की। एनसीईआरटी में पढ़ के बताऊंगा, एक मिनट, ठीक है। के बाद में आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहां पर प्रेजेंट होती हैं बेटा कुछ सेल्स, और ध्यान से देखिएगा। सर ये बेंजीन रिंग क्यों बना रहा है? बेंजीन रिंग नहीं, वो तो बस ऐसा मेरा बनाने का डिजाइन है, स्टाइल ये है, बाबू राव का स्टाइल है बेटा। ठीक है, ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेल्स है ये रहे इनके न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये रहे इनके न्यूक्लियस, ठीक है। अब बेटा ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, ये जो पर्टिकुलर सेल्स है इनकी तारीफ में मैं कुछ पुल बांधूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहली बात इनको बोला जाता है इंटर, ये बीच में आ रही है ना, बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है? बीच में प्रेजेंट है सर, तो ये सेल्स बीच में प्रेजेंट है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा सर इंटरस्टिशियल, है ना, INTRSTIDIOAL। हाँ, एल नहीं आएगा, खाली ओ एल आएगा, ठीक है ना। तो सर इनको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स, कैसी सेल्स? को बोला जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। या फिर सर इनका एक नाम और है, या फिर सर इनको हम लोग एक नाम और भी, और से भी बुलाते हैं, इनको हम लोग बुलाते हैं बेटा लेडिक सेल्स। कौन सी सेल? इनको बोला जाएगा सर लेडिक सेल्स, ठीक है। तो सर ये तीन सेल्स हो गई, ठीक है। सबसे पहला क्या? सबसे पहला सर हम लोग यहाँ पर, है ना, ये पर्टिकुलर तीन ट्यूब्स हैं, ये जो पर्टिकुलर तीन ट्यूब्स होती हैं, इन 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 पर्टिकुलर तीनों ट्यूब्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ जो पर्टिकुलर लेयर प्रेजेंट होगी, उस अंदर की तरफ वाली लेयर को क्या बोलोगे पुत्र? उसको आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया। उस लेयर में जो सेल्स होंगे उन सेल्स को क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेल्स है इनको क्या बोलने वाले हो? इन पर्टिकुलर सेल्स को हम लोग बोलने वाले हैं गुरुजी स्पर्मेटोगोनिया, तो हम लोग बोलेंगे गुरुजी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के बीच में ट्रायंगुलर शेप की सेल्स होती हैं जो कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। सेल्स का नाम क्या है? उन सेल्स का नाम है सर सर्टोलाई सेल्स, ठीक है। इसके अलावा सर्टोली सेल्स के अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पे कुछ लेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स को क्या बोलते हो? इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सर ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई सर हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये लाता हूँ, अजीब अजीब सी दिख रही है ये स्पेलिंग, सर ये होती है हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का एक नाम है, इनको बोलते हैं लेड सेल्स, ठीक है। ये अपने को स्ट्रक्चरली ये याद रखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी समझ में कम आ रही हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो वर्ड दिया हुआ है इसको टेंशन मत लेना, स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्म बोलो तो, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ बोले तो क्या? स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया दिया हुआ है ये इसका एक नाम और होता है माय डियर, आप लोग इतने अच्छे से जानते हो कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्म सेल। इसका एक नाम और है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं सर जर्म सेल्स।
लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल का एक नाम और है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सर लेडिक सेल भी बोलते हैं सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। सर्टोली सेल्स ये रही, ठीक है, ये इनका मेन काम रहता है न्यूट्रिशन का। मेन काम क्या रहता है, यहाँ पे आप जब पढ़ोगे, यहाँ पे जब पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, खटाखट सटा के बाद each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells। अंदर की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ दो प्रकार की सेल होती हैं। सबसे पहला तो क्या, सबसे पहले तो है मेल जर्म सेल, जो बोलती कहलाती है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। और नंबर 2 पे अब आप जाओगे, नंबर 2 पे जब आप जाओगे तो सर और दूसरी आएगी सोली सेल्स, ठीक है। द मेल जर्म सेल, जो जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करती है, मियोसिस करती है एंड फाइनली लीडिंग टू दी स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। तो सर कहने का मतलब तो इतना सही है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाती हैं। फिर उसके बाद में ये है कि सर वाइल द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, ठीक है। और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट आता है, सर द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, तो हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेडिक सेल्स, ब्लड सेल्स भी होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती है, हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सर लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, बोले तो कॉल्ड एंड्रोजन्स। other immunologically competent cells are also present, other immunologically competent cells are also present, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हार्मोन की बात आ जाती है, तो I'll continue with it with in the later section, ठीक है। हम लोग हार्मोन्स को आगे बात करेंगे, हम लोग हार्मोन्स की बात आगे करेंगे, हम हार्मोन्स को आगे पढ़ेंगे, हम लोग हार्मोन्स को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप तो बेटा, है ना। सो आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज, तो बी क्लियर अबाउट इट कि सर हम लोग हार्मोन्स को कब पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों को खाली एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर हम लोगों को इंटरस्टिशियल सेल्स में यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्लस में लिख देता हूँ, प्लस करके, प्लस फ्यू इम्यूनो लॉजिकली कंपेटेंट सेल्स, ठीक है। तो सर यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब इसके अलावा देखो ये क्या हो गया, ये हो गया सर कंप्लीट टेस्टिस। यहाँ पे हम लोगों ने किस बारे में स्टडी कर लिया, टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक आता है ये भाई साहब क्या है, ये है सर कंप्लीट डायग्रामेटिक, ये है सर क्या, ये है सर कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू है किसका बेटा, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले तो टेस्टिस पढ़ लिया, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, टेस्टिस पढ़ लिया है। ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पूरे सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम का एक पार्ट है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हो, अगले में आपको पढ़ना है क्या, अगले में आपको पढ़ना है बेटा एसेसरी प्रोडक्टिव, ठीक है। सो हम लोग इसको यहीं कंटिन्यू, हम लोग यहाँ इसको यहीं डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग हमारे अगले लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कंप्लीट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, ठीक है ना। हम लोग अगले लेक्चर में इसको खत्म करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बाद का हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोटम में क्यों प्रेजेंट है भैया टेस्टिस, ठीक है। इंटरनली टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, वासा एफरेंशिया क्या होता है, रेटे टेस्टिस क्या होता है, सब कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है ना। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर की हो, समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।